हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी आसान भी है। सबसे अच्छी बात ये कि आसान है। अगर आप इसमें क्वेश्चन करने बैठोगे तो बहुत आसानी से हो जाता है और ये नंबर देकर जाता है। तो इसी टॉपिक को आज हमें शुरू करना है। तो आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, किस तरीके से सॉलिड स्टेट क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरीके से वेरी करती हैं, कैसे हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, कैसे मेज़र करते हैं, सब देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन में अमोर्फस क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे सॉलिड्स की। ठीक है, और भी छोटी मोटी टाइप ऑफ सॉलिड कितनी तरीके की होते हैं, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है हमें। चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में बेल आइकन दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे, उसको दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी इस वीडियो की, हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट का। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले मैंने डेफिनेशन पहले लिख दी है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो, हमारे कम टाइम में ही सब कुछ निपट जाए। तो देखिए, सॉलिड स्टेट, पहले बात तो सॉलिड स्टेट होता क्या है। सॉलिड स्टेट एक अवस्था है मैटर की एक अवस्था है। जैसे कि मैटर की कितनी अवस्था होती है, फिर कितने स्टेट होते हैं। मैटर की स्टेट होती है तीन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसी में से एक स्टेट होती है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो उसी को हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। और आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में, बहुत पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर में आप सॉलिड के बारे में तो एटलीस्ट पूरा जान लेंगे और पूरी नॉलेज इसमें गेन करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, कुछ ना कुछ तो इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखेंगे अगर आप ये पढ़ेंगे तो, पूरा एंड तक देखेंगे तो। चलिए, द सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन देख लें। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द एटम और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइंग फिक्स्ड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड अनेबल टू मूव फ्रीली। देखिए, आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड, 11th में एक टॉपिक होता है रियल गैसेस में, तो वहाँ पर बताते हैं सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैस होता है। इसमें क्या होता है कि जो गैस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गैस मॉलिक्यूल होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है, और रैंडमली मूव करते हैं इधर उधर। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के कंपैरिजन थोड़े पास पास होते हैं। और सॉलिड में तो बिल्कुल ही पास पास, नज़दीक नज़दीक होते हैं। ठीक है, ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते, फ्रीली कैनोट मूव अपने ही मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन मतलब जहाँ पर वो है ना, बस वहीं पे रिवॉल्व करता रहेगा, यू 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 यू, गोल गोल। लेकिन गैस मॉलिक्यूल क्या है, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, कैन फ्रीली मूव इधर उधर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, लिक्विड में क्या है, लिक्विड में भी मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मूव फ्रीली। ठीक है, लेकिन सॉलिड में बहुत ही पैक्ड होते हैं ये, इतने पास पास होते हैं कि मूव करने का इन्हें मौका ही नहीं मिलता है। तो इसको कह सकते हैं आप, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ये आप पढ़ भी चुके होंगे पहले। और इसमें भी देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ में, तो थोड़ी बहुत आपको चीज़ें बता देता हूँ। जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब है बच्चों के मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस है तो वो गैस होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर थोड़ा से कम है, गैस के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा तो लिक्विड होंगे, और बहुत ही ज़्यादा कम होगा तो क्या होंगे, सॉलिड होंगे। कोई भी गैस होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, सॉलिड कहलाएंगे। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्सेज, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती है सॉलिड में ज़्यादा होती हैं, सॉलिड में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो है या फिर मॉलिक्यूल है या गैसेज हैं, कुछ भी एटम है, सब क्या आते हैं, नज़दीक आ जाते हैं। क्योंकि फोर्सेस क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को अपने खींचती हैं, खींचेंगे तो पास आ जाएंगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने की वजह से ये पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये सॉलिड बन जाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। जैसे जैसे गैसेज होते हैं, गैसेज में टेम्परेचर, जैसे सॉलिड में क्या है, अभी पास पास है। इसमें थोड़ा टेम्परेचर दिया हमने, थोड़ी हीट दी, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं, दूर दूर जाने लगेंगे। हमने और टेम्परेचर दिया तो गैसेस क्या है, और दूर जाने लगेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगते हैं, और दूर दूर जाने की वजह से क्या होता है आपका, वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो दूर दूर रहते हैं वो गैसेस होते हैं। अगर मान लो इसका टेम्परेचर कम कर दें, टेम्परेचर कम कर दें
टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दे गैसेस का, तो क्या करवाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे, मॉलिक्यूल थोड़े पास पास आने लगेंगे। ठीक है, और जैसे ही टेम्परेचर बहुत ही कम कर दिया तो क्या होंगे, बिल्कुल इतने नज़दीक आ जाएंगे, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपका सॉलिड स्टेट बेसिकली इस तरीके से चलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन हमें किस पे फोकस करना है बच्चों, हमें फोकस करना है इस सॉलिड पे, इस सॉलिड स्टेट पे फोकस करना है पूरे एंटायर चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो नज़रें गड़ाइएगा इस पे क्या है। देखिए, कुछ चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन डेली लाइफ में ना आपको उसको पता होना चाहिए। बीइंग ए साइंस स्टूडेंट आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि किस चीज़ की क्या प्रॉपर्टी है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या फ़ायदा है उसको यूज़ करके, या फिर क्या कर रहा है वो, अपने एग्जिस्टेंस का क्या रोल है उसका। जैसे आपके एग्जिस्टेंस का रोल है, आपको पढ़ना है अभी, तो उसी तरीके से हर चीज़ का एक रोल होता है। तो सॉलिड्स का क्या रोल है वो भी देखेंगे हम इसमें, किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दे हैव डेफिनेट 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 मास। एक डेफिनेट मास होगा, बिल्कुल हो, वॉल्यूम भी होगा उसका, एंड शेप भी होगी। ठीक है, सॉलिड आपको कुछ भी ले लीजिए, चेयर है, बेंच है, कुछ भी है, आपका सॉलिड है। सॉलिड का एक डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम भी होता है और शेप भी होगा, डेफिनेट शेप होगा। गैस की बात करेंगे तो गैस में क्या होता है, कोई डेफिनेट शेप वॉल्यूम नहीं होता। वो कंटेनर में डालेंगे, जिस कंटेनर में रहेगा उसी कंटेनर में इधर उधर घूमता रहेगा उसी के अराउंड में। ठीक है, तो उसकी कोई डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम या फिर मास नहीं होता है। जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस की बात करूँ सॉलिड्स की, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो क्या होंगे, शॉर्ट होंगे। मैंने बताया था जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो गैशियस मॉलिक्यूल में होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैशियस मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से दूर होने लगते हैं तो गैशियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम किया मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आने लगते हैं तो गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद और ज़्यादा पास आ जाएंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज आर लो, लो या फिर शॉर्ट इन सॉलिड्स। हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सॉलिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर सिमिलरली बात करूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूँ, अगर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग होगी ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्सेस, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगी जब भी तो मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो सब एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती है इसमें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगला पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि एटम्स हो सकता है, एटम हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आयन भी हो सकता है। हैव हैव फिक्स्ड पोजीशन, इनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। ठीक है, इधर उधर नहीं हिलते डुलते हैं, पता है आपको, सारे एक दूसरे के बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होंगे तो इधर उधर हिलेंगे नहीं और फिक्स पोजीशन पे रहेंगे अपनी। एंड कैन ऑसिलेट, घूमते हैं तो अपने ही मीन पोजीशन पे घूमते हैं। एंड कैन ऑसिलेट ऑसिलेट अबाउट mean position their mean position। ठीक है, देखो सॉलिड को क्या कंप्रेस करना आसान होगा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल मुश्किल होगा उनको करने के लिए, इनकम्प्रेसिबल। उनको कंप्रेस करोगे अब अपने को, जैसे कि आपके क्या है, कुर्सी है, चेयर है, या फिर आपका जो भी है, दरवाज़ा है, दरवाजे को अगर हम लॉक लगा दें और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करें, क्या वो मतलब कंप्रेस होगा, वो आसानी से नहीं होगा ना। आप कितना ही दम लगा लो। या फिर दीवार है, दीवार भी आपका क्या है, सॉलिड है, दीवार को आप कंप्रेस करने की कोशिश करो, हैं, बेवकूफ़ कहलाओगे, वो होगा ही नहीं कंप्रेस, है ना। एंड रिजिड भी होते हैं आपस में। और दूसरा है लो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल लो, जैसे परफ्यूम होता है। परफ्यूम, जैसे ही आप परफ्यूम को छिड़कते हो तो उसकी जो सुगंध है या फिर जो जो फ्रेगरेंस है वो कहाँ तक, बहुत दूर तक चली जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज होने की वजह से ही क्या हो रहा है, उसकी जो सुगंध है हमारे दूर तक जा पा रही है। ठीक है, कोई भी दूर से आता है तो हम उसको पहचान लेते हैं कि हाँ भाई वो इंसान आ गया है, क्योंकि वही परफ्यूम यूज़ करता है, या फिर किसी की स्मेल से पहचान लेते हैं कि यार ये आ गया है, वही होगा इंसान, है ना, उसी तरीके से। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता। सॉलिड क्या होते हैं, लेस डिफ्यूज़ होते हैं, तो इनका डिफ्यूजन कम होता है। अब होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना बेटा जी,
मोल्डिंग पॉइंट आर वेरी हाई। ऑब्वियस सी बात है, जब मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो क्या इनको दूर करने के लिए हमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा कि ज़्यादा देना पड़ेगा? ऑब्वियसली ज़्यादा देना पड़ेगा। और गैशियस मॉलिक्यूल पहले से ही दूर होते हैं, उनको और टेम्परेचर देंगे तो दूर ही है, पहले से ही दूर है, और टेम्परेचर दोगे तो पहले वो और दूर ही रहेंगे वो, है ना। लेकिन जो चीज़ पहले से पास है, अगर उसको टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, वो दूर दूर हो जाएंगे। तो जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। इसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, तभी जाके वो मेल्ट करेंगे या बॉयल करेंगे। चलिए, गुड कंडक्टर, ये तो आप छठी सातवीं क्लास से पढ़ते ही आ रहे हो। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। अब देखो, अब सॉलिड को क्लासीफाई करते हैं। सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज किस में कर सकते हैं क्लासिफाइड? एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूजा है आपका एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन में देखो, क्रिस्टलाइन में पढ़ते हैं क्या होता है क्रिस्टलाइन में, ध्यान से समझना। पहला पॉइंट तो होता है इसका क्या, ये हैव डेफिनेट करेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल, मतलब डेफिनेट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक शेप होती है उनकी, क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है। ऑब्वियसली बात है, सॉलिड पर पढ़ रहे हैं, या तो उसकी डेफिनेट शेप होगी या फिर डेफिनेट शेप नहीं होगी। तो इनकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। और एमोर्फस वालों की क्या होती है, डेफिनेट शेप नहीं होती है। तो पहला पॉइंट आप क्या डालेंगे, यही डालेंगे कि इनकी जो है क्रिस्टलाइन की डेफिनेट शेप होती है। तो डालेंगे इसको, डेफिनेट करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। इनकी क्या होती है, इनकी इर्रेगुलर शेप होती है, इर्रेगुलर शेप होती है। कैसे भी होते हैं, टेढ़े मेढ़े, ऊपर नीचे, कैसे भी होते हैं, ठीक है। तो और अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ यहीं पे, जो हम पढ़ने वाले हैं ना पूरे सॉलिड स्टेट को, मतलब पूरे एंटायर जो टॉपिक है, इस एंटायर टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही पढ़ेंगे, एमोर्फस को नहीं पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आप इतनी चीज़ भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखो, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है मेल्टिंग पॉइंट, और इनका होता है, इनका क्या होता है, इनका होता है आपका मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो, रेंज ऑफ टेम्परेचर, अब कहने का मतलब क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई भी आपका सॉलिड है, उसका एक फिक्स्ड टेम्परेचर होगा जिस पर वो मेल्ट करेगा, फिक्स्ड होगा। मतलब मान लो कोई सॉलिड है आपका, अगर उसको है ना 45 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना होगा ना, तो वो 45 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। उसको हम क्या करते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस फिक्स टेम्परेचर पे जो दिया है टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा, तो वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। लेकिन एक सॉलिड है, एक ऐसा सॉलिड है जो हम कह देंगे कि ये 40 से लेकर 70 तक, जैसे कि एग्जांपल ले लो, 50 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट होगा। तो ये क्या हो गया, एक रेंज होगी टेम्परेचर की, कि इसके बीच में आके कहीं भी मेल्ट कर सकता है वो, कोई फिक्स नहीं है कि 40 पे 50 पे करेगा, 60 पे करेगा, कि 65 पे करेगा, 66 पे करेगा, कि 70 पे करेगा, ठीक है। तो इसलिए कि ये क्या होते हैं, एक रेंज पे मेल्ट करते हैं, और ये क्या होता है, एक फिक्स्ड होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, कि इसी टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट करेगा। जब टेम्परेचर यहाँ आएगा तो आपका सॉलिड मेल्ट कर जाएगा। तो क्रिस्टलाइन में ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट आता है, जब इनको चाकू से आप काटोगे ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, तो क्या होंगे, जो भी आपका सरफेस नया बनेगा ना, वो बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल न्यूली जनरेटेड सरफेस क्या होगा, प्लेन एंड स्मूथ होगा, बिल्कुल प्लेन एंड स्मूथ होगा। और ये जो होते हैं दूसरे वाले, इनको अगर आप काटोगे तो ये इर्रेगुलर सरफेसेस होंगे, ठीक है। जैसे कि ये सॉलिड है, जैसे इसको आप काटोगे तो कैसे बनेगा, इधर कुछ भी बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, कोई फिक्स्ड है नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। तो व्हेन कट विद नाइफ they have cut with knife two new pieces have smooth surface and have रेगुलर शेप होगी उसकी, रेगुलर शेप। ये अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि आप अगर किसी भी कोई इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर काटोगे ना चाकू से, तो जो नई सरफेस होगी वो रेगुलर होगी, ठीक है, और स्मूथ होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, जब इसमें काटोगे ना तो कैसी होगी, इसमें जब काटोगे तो इर्रेगुलर सरफेस मिलेगी आपको, इर्रेगुलर सरफेस,
सरफेस obtained when cut with knife। ठीक है, इस तरीके से रहता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है इसका डेफिनेट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। जो इनका हीट ऑफ फ्यूज़न होता है, हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होता है। हीट ऑफ फ्यूजन इज़ डेफिनेट। पहले तो पता होना चाहिए कि हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। तो आपने सॉलिड से जो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, जो एंथैल्पी या फिर जो टेम्परेचर देना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड, या हीट देनी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो इसका भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था क्या, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, तो उसी तरीके से इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये क्या होता है, इनका कोई फिक्स नहीं होता है। इसका भी क्या होता है, दे डोंट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इनका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि अमोर्फस होते हैं। ठीक है, एक ये होता है एनिसोट्रोपिक, या फिर उससे पहले पढ़ो एक पॉइंट कि रेगुलर, फिर पढ़ेंगे एनिसोट्रोपिक क्या होता है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज। अब इसको समझना ना, देखना, इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे कि मान लो ये ले लिया मैंने, ये आपका कोई रेगुलर अरेंजमेंट है किसी भी पार्टिकल का, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो, ये रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि एक प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब कि रिपीट जो हो रहे हैं ना, एक सीक्वेंस वाइज में हो रहे हैं। मतलब कि जो प्लस है ना, प्लस के बाद माइनस ही आ रहा है, ये हमें पता है। और ऐसा ये बहुत टाइम तक हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, एटम है, ये कोई चार्ज नहीं है, ध्यान रखना। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। उसी तरीके से जैसे यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, इस तरीके से चलेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। यहाँ जैसे मैंने इसको दोबारा से बनाते हैं, एक सेकंड, इसको दोबारा से बनाते हैं। एटम होगा ना, तो यहाँ पर जैसे मैंने प्लस लिया, फिर माइनस लिया, फिर मैंने प्लस लिया, माइनस लिया, फिर प्लस लिया, फिर माइनस लिया, इस तरीके से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब रेगुलर एक सीक्वेंशियली क्या कर रहा है, रिपीट कर रही हैं चीज़ें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा क्यों नहीं होता है, इसमें देखिएगा, इसका क्या लिखेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सीपी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर शॉर्ट रेंज। कहने का मतलब क्या है कि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है, जैसे कि प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, लेकिन शॉर्ट रेंज तक होता है। यहाँ के बाद क्या होगा, प्लस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। देखो, यहाँ तक तो क्या था, यहाँ तक तो ठीक था, प्लस के बाद माइनस आ रहा था, फिर प्लस आ रहा था, फिर माइनस आ रहा था। तो ये शॉर्ट रेंज तक होते हैं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर इसकी जो अरेंजमेंट है वो बिगड़ गई, ये इरेगुलरिटी आ गई है। ठीक है, तो ये लॉन्ग रेंज तक नहीं होते हैं, ये लॉन्ग रेंज तक होते हैं। क्या, क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज तक होते हैं आपके। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, एनिसोट्रोपिक की। ये एनिसोट्रोपिक होते हैं, और ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है, और इसको देख लो, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है बच्चों, मान लो जैसे ये मैंने ये लिया है ना, मैंने इसमें देखो, इसमें क्या लिया है, अगर मैं मान लो यहाँ से चलता हूँ, यहाँ पर मिला मेरे को माइनस प्लस माइनस, अब देखो मेरे को यहाँ प्लस मिल जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस प्लस, मतलब कि जैसे जैसे मैं बढ़ता हूँ ना इसमें, किसी भी एटम पे जाता हूँ मैं, एक एटम से दूसरे एटम पे जाता हूँ, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट मिलती है हमें। इस एटम की डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है, इसकी डिफरेंट मिलेगी। देखो यहाँ माइनस आ गया, प्लस आ गया, बीच में क्या आ गया, माइनस डाल दो। उसी तरीके से मैं यहाँ पर चला जाता हूँ,
यहाँ पे जैसे इससे कर लिया मैंने, इससे कर लिया, ये माइनस माइनस माइनस, ये फिर माइनस, ऐसे इस तरीके से रहता है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो कभी माइनस आ जाता है प्लस, जैसे इसमें चलो ये देखो माइनस आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, उसकी अलग होगी। तो इसमें क्या, जैसे जैसे दूसरे डायरेक्शन में जाओगे हमें प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट मिलेगी। लेकिन क्या है, अमोर्फस में क्या होता है, अमोर्फस में तो हमें पता ही नहीं चलता है कौन सा एटम कहाँ पर है, कौन सा एटम कहाँ है, सब रैंडमली होते हैं। तो कहीं भी जाते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सेम ही मिलने वाली है, ठीक है। तो कहीं पे भी जाओ, क्योंकि इतना दिमाग कौन लगाया यार कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी, जहाँ भी जाते हैं ना इसको, जैसे जैसे भगदड़ मच जाती है ना, भगदड़ मच जाती है, तो अब देखते हैं तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। जब भगदड़ मचती है तो सारे इधर उधर रैंडमली होने लगते हैं। तो ऐसा लगता है वहाँ पर जो भी उठाओ मतलब वो आदमी ही मिलेगा हमें। जैसे अगर भगदड़ में हमें सेलेक्ट करना हो कि कौन सी औरत है, कौन सा इंसान मतलब आदमी है, कौन सी औरत है या कौन सा बच्चा है, तो सब क्या लगेंगे, सब ऐसा लगेगा कि सभी एक जैसे दिख रहे हैं उसमें, ठीक है। फिर मेले में जाते होगे, मेले में देखते होगे तो अगर मान लो आप ऊपर से देखते हो मेले को, हेलीकॉप्टर से देखोगे, अपनी छत से देखोगे, ठीक है, तो वहाँ से क्या दिखेगा, हर सब इंसान एक जैसा दिखेगा। वहाँ पर क्या एमोर्फस कह सकते हैं उसको, ठीक है। और क्रिस्टलाइन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ दिखेगी, जैसे औरतों को अलग कर दिया मैंने, आदमी को अलग कर दिया, बच्चों को अलग कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका क्रिस्टलाइन में आ जाएगा, ठीक है। सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, बच्चे को उठाओगे तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, आदमी को उठाओगे तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, और औरत को उठाओगे तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो इस तरीके से आपका आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, इसके ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन, और ये जो होते हैं स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड का मतलब ये है कि ये सॉलिड हमेशा सॉलिड ही रहेंगे, सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेंगे। और ये जो होते हैं स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड ये लगते तो सॉलिड है, लेकिन क्या हो, टाइम टाइम अपनी जो होती है मतलब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपने कांच देखे होंगे, कांच जो बिल्डिंग्स में, बहुत पुरानी बिल्डिंग होती है उसमें कांच जो होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, उस अगर वो बिल्डिंग 10-15 साल पुरानी होगी तो ऊपर से क्या करता है, वो कांच का जो कांच की प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो करता है अपनी नीचे, अंडर द ग्रेविटी वो ऊपर से नीचे फ्लो करता है। जो नीचे की जो तली होती है ना, जो तली, जो कांच की तली होती है वो आपको ऊपर के कंपैरिजन में थोड़ी मोटी नज़र आएगी, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, आपके स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। आप समझ गए होगे ना, जैसे कि कोई कांच होता है, कांच ऊपर से ज़्यादा मतलब ऊपर जितना होना चाहिए ना उतना नहीं दिखता, जो नीचे एक्चुअल में नीचे ज़्यादा मोटा दिखता है वो, अगर आपने देखी हो कोई बिल्डिंग तो, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। इसके एग्जाम्पल वगैरह भी लिख सकते हो आप लोग। इसके एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, इसका तो जैसे ग्लास, रबड़, ग्लास का एग्जाम्पल मैंने अभी दिया ही, ग्लास, रबड़। तो एक्चुअल में ट्रू सॉलिड्स नहीं होते, स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। रबड़, प्लास्टिक भी होता है इसका। और इसमें क्या लिखोगे, NaCl लिख दोगे एंड क्वार्ट्ज लिख दोगे। इस तरीके से आपका रहता है। अब एक और चीज़ है, इसको भी पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप टाइप्स ऑफ सॉलिड, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स। देखिएगा, सबसे पहले आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्या मतलब होता है, देखो, अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, पहले इस तरीके से लिख लो आप, इस तरीके से लिख दो। यहाँ पे क्या लिखो, टाइप ऑफ सॉलिड लिखो, टाइप ऑफ सॉलिड लिखो, ठीक है। यहाँ लिखो आप एग्जांपल, एग्जांपल, यहाँ लिखो फोर्सेस जो उसमें लगती हैं, और यहाँ लिखो आप नेचर, उसका नेचर कैसा होता है। तो बड़ा ही सिंपल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल कौन से होते हैं, जैसे H2 हुआ, H2O हुआ, या फिर CO2 हुआ, ये सारे क्या है, सॉलिड हैं। ये भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में। H2 भी क्या है, H2 सॉरी I2 है, I2 H2 नहीं, I2, H2 थोड़ी होगा, I2 ही होगा ये, ठीक है, सॉलिड, ये सॉलिड होगा। इनमें कैसी कैसी फोर्सेज लगती हैं, वेंडरवॉल फोर्सेज लगती हैं। आपको पता है I2 जो होता है, I2 में कौन सी लगती है, डिस्पर्जन फोर्सेज लगती हैं, दैट इज़ यू आर ऑल्सो वेंडरवॉल फोर्सेज। और आपका जैसे H2O में कौन सी फोर्सेज लगती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, तो वो भी क्या एक तरीके की वेंडरवॉल फोर्सेज ही है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लगती है, सॉरी वेंडरवॉल फोर्सेज नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वेंडरवॉल फोर्सेज होती हैं, वेंडरवॉल फोर्सेज होती है, ठीक है। चलिए इस तरीके से। और नेचर में क्या ऐसा होता है, सॉफ्ट होता है इनका, बड़ा ही सॉफ्ट होता है। और ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर्स, ठीक है, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर पता है ना, जो कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। चलिए, फिर आता है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड क्या होता है आपका, ऑब्वियस सी बात है, जैसे Ag सॉलिड, आपका Au सॉलिड, ये क्या है आपका मेटालिक सॉलिड है। प्लेटिनम एक सॉलिड है,
कॉपर एक सॉलिड है, और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें बॉन्ड कौन सा होता है, फोर्सेस कौन सी बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। और ये हार्ड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मेटल जितने भी देखोगे आप हार्ड ही मिलेंगे, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं इसमें, जैसे कि NaCl, जितने भी आपके मेटल है ना, मेटल उसमें सब में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं, NaCl, Na पता है आपका एल्कली मेटल है, तो ये क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड बट ब्रिटल, ठीक है, हार्ड होते हैं। और तीसरा जो ये है, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर इन सॉलिड। लेकिन आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर पढ़ी होगी, इन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जैसे ही हम NaCl को ये सब डालते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड को किसी मोल्टन स्टेट में डालते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। बट कंडक्टर कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड। अगला है कोवलेंट, एक और रह गया कोवलेंट, और नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं इसको। तो इसमें कौन सा होता है, एग्जांपल इसके डायमंड होता है, इसका एग्जांपल डायमंड में आपने देखा होगा किस तरीके से होता है, उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं उसमें, ठीक है, SiO2 सॉलिड होता है आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट सॉलिड है तो कोवलेंट बॉन्ड ही होगा ना, कोवलेंट बॉन्ड होता है। और ये जनरली किस में होता है, नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल्स बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हार्ड तो होंगे ही, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो। उसके बाद इंसुलेटर ही होते हैं, ये भी इंसुलेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये था आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, और ये था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई ना, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को मतलब ज़रूरत ही नहीं है कंटेंट की। अगर आप कंटेंट चाहते हैं सच में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए हम जैसे टीचरों को कंटेंट देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।